हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलाम सीयूटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम को लेकर के। इस बार आपके एडमिशन प्रोसेस में जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है और जिसमें जीके जीएस की प्रैक्टिस जरूरी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर होगा। और वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मतलब कक्षा 12 तक आपने अभी तक जितने भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी है तो उन्हीं को लेकर के सिंपल सा टेस्ट है वो लिया जाता है। तो आज का पहला प्रश्न है, द यूज ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड ईपीआईसी जिसे बोलते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र है उसका प्रयोग 1993 के अंदर किया गया था, 1993 में। और अगर हम बात करें आधार की तो आधार कब लॉन्च हुआ था? जनवरी में ही हुआ था, और वो भी कब? 2009 के अंदर। और ये बेसिकली पहचान सुनिश्चित करने के लिए ही दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आधार कब शुरू हुआ ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ईपीआईसी है वो 1993 में। अगला क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1964। जो हम अभी देखते हैं जनरली 10+2+3 है ना, तो ये किसने रिकमेंड किया था? तो कोठारी जो आयोग था, कोठारी कमीशन के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, और जिसमें मतलब शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, ऐसा भी इन्होंने यहाँ पर अपने जो भी रिपोर्ट थी उसमें ये बताया था जनरली, है ना। Which of the following is a platform created under Digital India to promote cashless transaction? इन डिजिटल इंडिया के तहत कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया? अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, भाई पेटीएम है वो भी कैशलेस है, यूपीआई है वो भी, एम पैसा, गूगल पे, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? डिजिटल इंडिया टू प्रमोट। तो डिजिटल इंडिया मतलब सरकार के द्वारा उपक्रम कौन सा है? आपके यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में इसे जाना जाता है। विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रमोट द यूज ऑफ ब्रॉडबैंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया अंडर डिजिटल इंडिया? तो ये वैसे तो ये स्कीम है वो काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन इसे बार बार रीन्यू किया जाता है, और जिस टाइप से तकनीकी बढ़ती है उस हिसाब से इसके एम है वो डिसाइड किए जाते हैं। तो डिजिटल इंडिया के तहत भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ब्रॉडबैंड उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजना का लक्ष्य रखा गया था, तो वो कौन सा था? भारत नेट। और अभी 2024 में रिसेंटली कई गाँव को, कई ग्राम पंचायतों को 4G के माध्यम से भी जोड़ा गया है। तो बेसिकली भारत नेट से क्वेश्चन बनता है। ये है द तोलक्का पीएम, है ना। तो तोलक्का पीएम क्या है? तोलक्का पियर के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, और बेसिकली ये व्याकरण ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, और इसके अंदर आपको तमिल भाषा से रिलेटेड है वो आपको व्याकरण है वो देखने को मिलेगी। तो याद रखना आप, तोलक्का पीएम, तोलक्का पीआर के द्वारा है वो लिखित है ये, है ना। आगे वाला क्वेश्चन है, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वाज गिवन इन। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का उपबंध किसमें दिया गया था? तो आपने देखा होगा मार्ले मिंटो, और ये मार्ले मिंटो सुधार है, ये मतलब सेपरेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए ही अंग्रेजों ने सोचा था कि मुस्लिम लीग है उसके लिए अलग से निर्वाचक मंडल है उसका उपबंध किया जाए, और जिससे कि मतलब ये सेपरेट होंगे। भारतीय जो राजनीति के अंदर जो हमारे यहाँ के लोगों का जितना प्रभाव हो रहा था तो उन्होंने कहा सेपरेट कर देते हैं इसे। तो ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है आपको? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो कि 1909 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, इंडिया इज ए यंग कंट्री एज द मीडियन एज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज। तो भारत अभी भी युवा राष्ट्र है क्योंकि भारत की जनसंख्या की जो मीडियन एज है वो 25 से 30 वर्ष है, और मीडियन है वो क्या है? मीडियन है अप्रोक्स 28.43 ईयर, ये मीडियन निकलेगा एग्जैक्ट, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 से 30, और एग्जैक्ट पूछा जाए तो एग्जैक्ट भी आप बता सकते हैं, लगभग 28 वर्ष भी आपके ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। द इंडियन पार्लियामेंट इज बाइकैमरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखो, भारतीय संसद है वो द्विसदनीय है, जिसके अंदर एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। तो लोअर हाउस के रूप में जाना जाता है, आपके लोअर हाउस के रूप में तो जाना जाता है लोकसभा, और अपर हाउस के रूप में कौन जाना जाता है? तो अपर हाउस के रूप में जाना जाता है
राज्यसभा, है ना, इनका निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ? तो देखो लागू होने वाली तारीख है वो तो है 26 जनवरी 1950, लेकिन इसे ग्रहण कब किया गया था? तो जैसा कि हम कॉन्स्टिट्यूट डे के रूप में भी जानते हैं, संविधान दिवस हम कब मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और इसे ग्रहण कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 1949, है ना। Which of the following is not a fundamental right under the Indian Constitution? भारत में कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखो मौलिक अधिकारों में फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू एजुकेशन आता है, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन धर्म की जो अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भारत के संविधान में आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो देखो जिसे हम वापस रीयूज ले सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। तो कोयला एक बार खत्म हो गया, मान लो हमने काम में ले लिया तो काम में नहीं आएगा, ये पेट्रोलियम नहीं आएगा। सोलर एनर्जी है, इसको हम वापस से इसको हम बोल सकते हैं नवीकरणीय स्रोत के रूप में भी जान सकते हैं। By which one of the following Constitution Amendment Act was the Article 21A? Article 21A क्या कहता है? Right to education inserted into the Constitution of India। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A के बोलेंगे शिक्षा का अधिकार है वो अंत स्थापित किया गया? तो 86वां जो अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संशोधन अधिनियम है, जिसके अंदर शिक्षा का हम कह सकते हैं, जैसे एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट था अभी, तो शिक्षा का अधिकार है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर, मणिकरण है वो हिमाचल प्रदेश में किसके लिए जाना जाता है? जो जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा के रूप में इसे जाना जाता है मणिकरण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखा जाए इसे भी। Which one of the following item is not covered under GST? निम्न में से कौन से आइटम है वो जीएसटी के अधीन नहीं आते हैं? देखो कॉस्मेटिक आते हैं, नहीं आते हैं, ये पूछ रहे हैं। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ये नहीं आती है जीएसटी के अंतर्गत। आपके ज्वेलरी आती है और पेट्रोल आता है। तो जीएसटी के अंदर कौन सा नहीं आता है? चिकित्सा श्रेणी का जो ऑक्सीजन है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं देखने को मिलेगा। द ईयर 1916 इज इम्पोर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री फॉर लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस लीग पैक्ट या फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लैंग्वेज। 1916 भारत के इतिहास में किसके लिए महत्वपूर्ण जाना जाता है? कांग्रेस का लखनऊ अधिनियम या कांग्रेस लीग समझौता? ये तो लखनऊ अधिनियम के अंतर्गत ही हुआ था, तो सेकंड नंबर वाला तो है ही, फर्स्ट ही है। और होम रूल लीग का बनना, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड है, ये आपके बेसिकली भारत के इतिहास के रूप में जाना जाएगा। 1916 के अंदर कांग्रेस लीग का जो समझौता है वो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? देखो रेड ब्लड सेल के बारे में हमने पढ़ा था। रेड ब्लड सेल का क्या काम था? कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। तो ये तो है आपके रेड ब्लड जो सेल है उसका। व्हाइट ब्लड सेल है वो आपके फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ने के अंदर है वो व्हाइट ब्लड सेल के रूप में जानी जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है द ब्लड ग्रुप ओ इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है नहीं, ये किसी भी समूह को रक्त दान कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन होगा, है ना। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब? प्रकाश बल्ब के फिलामेंट में आमतौर पर किस तत्व का उपयोग किया जाता है? देखो चांदी और सोने का नहीं, कॉपर का भी नहीं, फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स फॉर एनर्जी? निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत है? देखो गैर नवीनीकरण स्रोत के अंदर बात करें हम नॉन रिन्यूएबल के रूप में, तो सोलर एनर्जी है आपके रिन्यूएबल
के अंदर रखी जाएगी, विंड एनर्जी है, कोयला है, वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विद इन द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य संगठन है? देखो यूनिसेफ है, ये तो बच्चों के लिए है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के रूप में इसे जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक है, वो आपके हेल्थ को लेकर के नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO के रूप में जानते हैं, और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो गरीबी से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के जो इकोनॉमिक एसेट्स है उनमें इसका योगदान रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज पार्ट ऑफ द UN सिस्टम बट फोकस ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है लेकिन वैश्विक गरीबी और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? तो अभी अभी अपन ने बात की थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। WHO है, ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है। ये यूनिसेफ बच्चों से रिलेटेड, और UN एड्स है, ये जो आपके HIV और एड्स को लेकर के है। द वर्ल्ड बैंक हेल्थ पॉलिसी प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच एस्पेक्ट। विश्व बैंक की स्वास्थ्य नीति मुख्यतः किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है? प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ इन इमरजेंसीज नहीं जी। प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन है ना, वर्ल्ड बैंक हेल्थ पॉलिसी। नेक्स्ट है आपके पास में व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के रूप में इसे जाना जाता है। ग्लोबल पॉवर्टी के लिए नहीं, रिड्यूस करने के लिए नहीं। द प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यस, एंड इम्प्रूव देयर वेलबींग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 was passed by the Parliament of India on। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया था। कब? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। What is the name of farming method which consists of stacked layer allowing for high planting density? देखो इस टाइप की है ना, स्टेक के रूप में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल फार्मिंग के रूप में इसे जाना जाता है। लो कॉस्ट वर्टिकल फार्मिंग स्ट्रक्चर के रूप में इसे जाना जाएगा। कम लागत वाली ऊर्ध्वाधर खेती संरचना के रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें स्टेक लेयर जो कि हाई प्लांटिंग मतलब यहाँ पर प्लांट आपको डेंसिटी इनकी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये थे 25 क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आई होगी सारी की सारी बातें। और इस क्लास की जो PDF है वो अपने कलाम CUT जो चैनल है टेलीग्राम, इस पर आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट नोट PDF भी आपको देखने को मिलेगी। क्लास का नोटिफिकेशन, लाइव चैट कर सकते हैं फैकल्टी के साथ, और करंट अफेयर अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। तो इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।